और देखिए हमारे साथ इस पर बात करने के लिए छात्रों के मन में जो सवाल है, अभिभावकों के मन में जो सवाल है और उस पर क्या कुछ कैसे होगा, ये सब समझने और बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है जो छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी पीसी जोशी साहब और डीपीएस साहिबाबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति गुप्ता। हमसे छात्र भी जुड़ेंगे जो एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछेंगे। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैम। जिस तरीके से अब सीबीएसई की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों का रिजल्ट हम लाएंगे, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से लाएं, कैसे लाएं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वो चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे उनके पेरेंट्स हो। आप लोगों तक तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी पहुंच रहे होंगे। क्या क्या उनके सवाल हैं और क्या लग रहा है कैसे आएंगे नतीजे, ताकि वो किसी को कोई दिक्कत ना हो? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभिभावकों को और बच्चों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता मुक्त रहने चाहिए। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री खुद बच्चों से बात कर रहे हैं, एक फीडबैक ले रहे हैं और वो उनके बीच में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो जो भी पॉलिसी आएगी वो एक हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर हो रही है और बच्चों को केंद्र में रखते हुए ही इस पॉलिसी को लाया जाएगा। अभी आपने जो दिखाया, कल हमारा भी एक बच्चा जो था वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखातिब था और बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री खुद जो हैं इस चीज़ में, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारे सवाल बच्चों के जो हैं उनको एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये है, मूल्यांकन क्या सिर्फ 12th के बेसिस पे होगा? जो उन्होंने ऑनलाइन परीक्षाएं दी हैं उसके बेसिस पे होगा? थोड़े वक्त के लिए स्कूल्स बाद में खुले थे और सीबीएसई का भी सर्कुलर आया था कि प्री बोर्ड्स जो हैं और 11th के और 9th के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में हो, तो कुछ स्कूल्स, काफ़ी स्कूल्स ने वो एग्ज़ाम्स करा भी लिए थे। और स्टेट बोर्ड्स के भी अगर हम बच्चों को देखेंगे तो काफ़ी, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करती हूँ तो अक्टूबर 1 से लेके बच्चे स्कूल में थे और उन्होंने भी जो है अपने प्री बोर्ड्स को ऑफलाइन मोड में दिया था। तो क्या सिर्फ 12वीं के मार्क्स को ही कंसिडर किया जाएगा और अलग अलग जितने असेसमेंट्स होते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट्स होते हैं, यूनिट टेस्ट्स होते हैं बच्चों के, सवाल डॉक्टर गुप्ता आप उठा रही हैं, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के मन में भी क्या सवाल है? जी, मैं आऊंगा डॉक्टर गुप्ता आपके पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीसी जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, एक बात और जी, वीसी जोशी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, मैं ये समझना चाहूंगा, बहुत स्वागत है पहले तो आपका एबीपी न्यूज पर। सर, अब यूनिवर्सिटी के एडमिशंस की प्रक्रिया भी शुरू होनी है और जाहिर सी बात है जो छात्र 12वीं पास करके आएंगे सर, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएंगे आगे। तो जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है उसका एडमिशन प्रोसेस पर, यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या असर होगा और छात्रों पर क्या असर होगा, वो किस तरीके से होगा, पूरा क्राइटेरिया सर, उस पर कुछ रोशनी आप डालें। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स पर निर्भर करते हैं और जैसा कि आपको पता होगा, इस साल भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और यूजीसी ने मिलकर के सीयू सेट का भी निर्धारण किया था, जो कि फाइनल हो चुका है और सीयू सेट भी कभी भी लागू हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीयू सेट इस साल हो या ना हो, ये कोविड के ऊपर जो उसका जो मूल्यांकन होगा उस पर आधारित है। लेकिन मान लीजिए सीयू सेट होता है तो मेरिट, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेरिट मिलने में कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए सीयू सेट नहीं भी होता है तो भी दिल्ली विश्वविद्यालय जो भी बोर्ड्स के रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स के आधार पर मेरिट बना करके छात्रों को प्रवेश देगा और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो हमारा क्राइटेरिया है वो मेरिट ही रहेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से छात्र छात्राओं को ये भी कहना चाहता हूँ कि वो अनावश्यक परेशान ना हो। दिल्ली विश्वविद्यालय भी भारत सरकार के इस निर्णय के पूर्ण रूप से साथ में है कि इस विशेष परिस्थितियों में हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई भी बुरा असर हम अपने छात्र छात्राओं पर नहीं पड़ने देंगे। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर, और जो जिस तरीके से छात्रों के मन में सवाल है, उनके पेरेंट्स के मन में सवाल हैं, तो जो जवाब आप दे रहे हैं उसको लगता है कि उससे उनकी कुछ शंकाएं जरूर शांत होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको लगता है कि अगर एग्जाम्स होते तो मैं शायद बहुत बेहतर नंबर लेकर आता या आती, और बहुत से छात्रों को लगता है कि एग्जाम्स नहीं होना सुरक्षा के लिहाज से ठीक है। इस कंडीशन में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को लेकर कन्फ्यूजन छात्रों के बीच भी होगा, और जिस मेरिट की या कट ऑफ की हम भविष्य में बात करेंगे उसको लेकर थोड़ा अगर आप डिटेल में समझा
समझा पाए कि इस मार्क्स के आधार पर उसको कैसे तय किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं सर। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी निर्णय परिस्थिति अनुकूल लेने के लिए हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी है और एक एडमिशन कमेटी है। और स्टैंडिंग कमेटी, एडमिशन कमेटी में पूरे विश्वविद्यालय के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है जी। तो जैसी भी सिचुएशन होती है उसका आकलन करते हैं और छात्र हित में जो सर्वोत्तम नीति होती है उस नीति को अपनाते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देना चाहूँगा कि जो हमारा मेरिट का क्राइटेरिया है उसमें हम बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मेरिट के आधार पर ही जो मेधावी छात्र हैं उनको ही यहाँ प्रवेश मिलेगा। लेकिन मेरिट का आधार क्या होगा, वो CU सेट भी हो सकता है। लेकिन अगर CU सेट नहीं हो तो हमारे जो बोर्ड के हमें मार्क्स मिलेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा, मूल्यांकन करके जो बोर्ड्स देंगे, हमें बोर्ड्स के जो निर्णय है उस पर भी पूरा भरोसा है और हम उस पर पूरे भरोसे के साथ उसको ऑनर करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर गुप्ता, एक जल्दी से मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा। जिस तरीके से VC साहब बता रहे हैं कि जो कुछ बोर्ड का फैसला होगा उसको हम ऑनर करेंगे और पूरी तरीके से ऑनर होगा वो फैसला, तो ऐसे में मुझे लगता है कि छात्रों को बहुत शंकाएं या पेरेंट्स को बहुत शंकाएं होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसका तो बहुत निवारण अभी सर ने कर दिया। अगर सब कुछ मेरिट पे बेस्ड होगा, मार्क्स पे बेस्ड होगा, तो आई एम श्योर जो पॉलिसी भी बोर्ड लेके आएगा उसमें बच्चों का जो पूरे 2 साल का 11th का और 12th का परफॉर्मेंस है उसी के साथ ही लेके आएगा। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाएं भी दी हैं या उन्होंने नहीं दी हैं, फिर भी उनका जो 11th का परफॉर्मेंस है, उनका 12th का परफॉर्मेंस है और जो उनके टीचर्स हैं उनको वो पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का। तो सब एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट जो होगी तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर मेरिट ही बेसिस रहेगा, हो सकता है कट ऑफ्स जो है थोड़ी सी हाई चले जाए इस वक्त, इस बारी, पर जितने बच्चे हैं अगर वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन पा पाएंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो रिलीफ है बच्चों को मिलेगी जी इस वक्त। ठीक है, आप रहिए डॉक्टर गुप्ता। PC जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए और देखिए कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बच्चे जो कल बैठक में भी मौजूद थे जिसमें प्रधानमंत्री ने उनको सरप्राइज दिया था, और आज हमारे साथ भी उनमें से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। हितेश्वर शर्मा पंचकुला से हमारे साथ हैं, अभिराम, विधि चौधरी, चित्रकार थेपरा और अमी सैम्बल हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। हितेश्वर, आपके अगर कुछ सवाल हो, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें उनसे। नमस्ते सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी जो कुछ सवाल तो थे वो जोशी सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिए और मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमति रखता हूं कि मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सर मैं मानता हूं जैसे कि अगर जो भी क्राइटेरिया अगर CBSE से आता भी है तो मेरा ये मानना है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है या जो जिस बच्चे को हम कहते हैं कि मेरिट पे एडमिशन मिलनी चाहिए, वो पूरे साल पढ़ाई करता है। ऐसे कोई जो अंत में पढ़ाई करके जो अंक लेता है, या कभी कभार हमने सुना है कि बोर्ड की परीक्षा से 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू करके कोई अगर अंक ले रहा है तो वो असली मेरिट वाला बच्चा ही नहीं है, तो वो वहां पे मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर हम एक क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं, मान लीजिए सिर्फ 12वीं के अंक लेते हैं, प्री बोर्ड्स के अंक लेते हैं, या मिड टर्म के अंक लेते हैं, या हम पिछले 2-3 सालों के लेते हैं, तो जो भी टॉप करने वाला होता है या जो भी पढ़ने वाला बच्चा होता है वो हमेशा से तैयारी करता आ रहा होता है। वो शुरू से तैयारी स्टार्ट होती है, ना कि लास्ट के कुछ महीनों से या बोर्ड की तैयारी से। कोई कहे कि मैं तो बोर्ड में बहुत अच्छा करने वाला था, मेरे प्री बोर्ड में चाहे बहुत अंक कम है, लेकिन वो सब एक्सक्यूजेज है। हमें एक्सक्यूज नहीं देने हैं, हमें मेहनत करनी है, और जो मेहनत करता है वो शुरू से करता है। तो जैसे कि DU एक बहुत ही मानी हुई यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। CU सेट होता है नहीं होता है वो कोरोना पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ये क्राइटेरिया है, जैसे टॉप करने पे लोग पूछा करते थे कि 10वीं में सवाल ये होता था कि आपने टॉप कैसे किया, तो उसका एक सिंपल आंसर होता था कि कंसिस्टेंसी और रोज छोटे छोटे पार्ट्स में एफर्ट्स करना। तो जो अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो हमारे रिजल्ट में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इसीलिए जिस तरीके से रिजल्ट लाने की बात हो रही है हितेश्वर, और वो बहुत अहम हो जाता है, पूरा जो ड्यू प्रोसेस है वो बहुत अहम हो जाता है। विधि चौधरी गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो सेम बात पे प्राइम मिनिस्टर, यस सर, विधि हमारे साथ जुड़ गई। मैं आ रहा हूं आपके पास अभिराम। हितेश्वर, विधि चौधरी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गई। विधि, आपका कोई सवाल, अगर आप हमारे दोनों खास मेहमानों से कोई सवाल पूछना चाहें, PC जोशी साहब से या डॉक्टर ज्योति गुप्ता से।
जी नमस्कार। नमस्ते। मैं बहुत ही सहमत हूँ जो डिसीजन लिया गया है सीबीएसई की तरफ से, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिक्लेयर किया। एंड जैसा कि हितेश्वर ने भी कहा कि इस बार हम सबको इस बात का मूल बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है कि पूरे साल राउंड द ईयर पढ़ना कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं पूरी तरह से इस तरह से सहमत हूँ। मैं बस यही जानना चाहूँगी कि क्या इस बार भी DU-JAT को कंसिडर किया जाएगा? लाइक हम हर साल भी मेरिट के साथ साथ DU-JAT एग्जाम कुछ कॉलेज जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज और इनके लिए कंडक्ट किया जाता था। तो क्या इस बार उन कॉलेजेस के लिए यही कंडक्ट किया जाएगा या फिर इस बार उनके लिए भी मेरिट हो जाएगा क्राइटेरिया? पीसी जोशी साहब, आप इसका जवाब देंगे सर? DU-JAT की बात कर रही हैं विधि जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। और क्योंकि इस बार परिस्थितियाँ बड़ी विभिन्न विचित्र परिस्थितियाँ हैं और बड़ी विशेष परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि हमारे जो DU-JAT होता है ये NTA लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेता है, और हम अपनी स्टैंडिंग कमेटी में और एडमिशन कमेटी में बैठ करके डिस्कस करने वाले हैं। इस पर हम अंतिम फैसला बहुत शीघ्र ही लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो अलग से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आपको पता है DU-JAT हमारा होता है, तो उस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन बहुत ही शीघ्र हम अंतिम फैसला उस पर भी ले लेंगे। ठीक है सर। विधि, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिस तरह से जोशी साहब बता रहे हैं, चित्रकार थेपरा भी कोयम्बटूर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रकार, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे हमारे दोनों खास मेहमानों से? कुछ आपके मन में हो, कुछ आपके पेरेंट्स के मन में हो? हाँ जी, एक प्रश्न है कि जैसे कोई स्टूडेंट ने प्ली किया था कि अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो वो फिर से लिख सकते हैं। तो अगर अब इस सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो हमारा मार्कशीट आकर कुछ 1 महीने बाद आएगा। जब स्टूडेंट उस मार्क्स से प्लीज नहीं होंगे तो जैसे प्ली रखा था कि क्या हम बोर्ड एग्जाम लिखकर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो अगर वो ऐसे लिखेंगे तो लाइक एटलीस्ट 1 मंथ का तो पोस्टपोन हो जाएगा मार्कशीट आने में। तो इसकी वजह से जैसे बाकी स्टूडेंट और इन स्टूडेंट में कोई फर्क रहेगा या उनके ग्रेडिंग सिस्टम में कोई फर्क रहेगा क्या? जी, बहुत अहम सवाल चित्रकार ने पूछा है। जोशी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इसका जवाब, और फिर मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता से भी लूंगा। सर, समझने की बात है कि अगर किसी छात्र को अपने मार्क्स से वो संतुष्ट नहीं है और वो एग्जाम के लिए जाना चाहता है, तो उस स्थिति में जो समय आगे बढ़ जाएगा उसमें क्या होगा सर? जी देखिए, ऐसा ये एक विशेष परिस्थिति है और ये डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितना समय लगेगा आने में। अगर जल्दी आ जाएगा तो हमारे एकेडमिक कैलेंडर को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए 6-7 महीने लग जाते हैं मार्क्स इसके रिजल्ट आने में, तब तो काफ़ी अलग ही सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जो भी होगी सिचुएशंस, हम अपने जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है एडमिशन कमेटी में, इस पर भी निर्णय हम ले लेंगे। और मैं सिर्फ इतना सुनिश्चित करना चाहता हूँ अपने छात्रों को कि यदि इस तरह की परिस्थिति भी आएगी तो हमारा निर्णय छात्र हित में ही होगा। ठीक है सर। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में होगा जो चित्रकार पूछ रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो आप लोगों तक भी अप्रोच कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी। अगर आपको ध्यान है तो कोरोना की वजह से लास्ट ईयर भी कुछ पेपर्स जो हैं वो कैंसिल भी हुए थे, और CAA की वजह से काफ़ी स्कूल्स ईस्ट दिल्ली के उधर के छात्र भी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए थे। तब भी यही सवाल था कि पॉलिसी से अगर कुछ बच्चे खुश नहीं होंगे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाय एंड लार्ज मतलब अगर हम देखें तो बच्चे सब खुश थे, और बहुत ही कम बच्चों ने शायद उसका लाभ उठाया होगा कि बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे। इस बारी भी मेरी उम्मीद है कि जो क्राइटेरिया आएगा वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए आएगा, और जो बच्चों का एक एप्ट मूल्यांकन है वो होगा। तो उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे अपना एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो जैसे ही केसेस कम होंगे, जिस तरह से कंपार्टमेंट की डेट शीट आती है उसी तरीके से इन बच्चों के लिए भी डेट शीट आएगी। ये लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जैसे कि जोशी सर ने कहा, अगर उसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, मेरी उम्मीद से अगर वो अगस्त सितंबर तक उसका रिज़ल्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर वो जहाँ जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि सत्र जो है वो प्रोफेशनल कॉलेजेस के भी थोड़े से डिलेड होंगे ही। मतलब बिल्कुल टाइम से तो शायद पता नहीं शुरू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जोशी सर ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हैं। पर बच्चों का अगर सितंबर तक भी आ जाता है रिज़ल्ट
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संख्या जो है इन बच्चों की बहुत कम होने वाली है। जी ठीक है, एमी भी हमारे साथ मौजूद है इंदौर से। एमी सैम्बल, आपके क्या सवाल है? और सबसे पहले तो ये बताइए, आप उस बैठक में भी मौजूद थी, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और जो सवाल आपके मन में थे या जो चिंता थी, कुछ उससे दूर हुई उनकी बातों से? हाँ, काफी चिंता दूर हुई। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम अपने ओपिनियंस वगैरह देंगे इन्वेस्टमेंट के विषय में ही, कि मतलब जैसे बात चल रही थी बीच में कि 9th 10th और 11th के मार्क्स कंसिडर करने वाले हैं, तो उसमें ये शंका थी कि 9th 10th और 11th ये तीनों साल में ये बच्चों के बहुत क्रूशियल साल होते हैं। इसमें बच्चे 8th से जब 9th में जाते हैं तो सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, बोर्ड का टेंशन बढ़ जाता है, और 10th में तो रहता ही है। और 10th में भी अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो 11th में सब्जेक्ट चेंज होने के बाद एकदम स्लिप होते हैं काफी सारे, और कुछ कुछ दबाव में आके भी सब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर इसको कंसिडर किया जाता और उससे संतुष्टि नहीं मिलती और फिर हमें अगर पेपर देना पड़ता, तो उस पेपर का पैटर्न क्या होता, और क्या आगे नीट पोस्टपोन होगी? ठीक है, डॉक्टर जोशी, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल पाए सर, क्योंकि बहुत सवाल हैं इन छात्रों के मन में। नहीं, देखिए, नीट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में DU जेट होता है या CU सेट होता है, उसके विषय में कह सकता हूँ, जिसके आधार पर हम एडमिशन हमारे वहाँ पर लेते हैं, और मैंने वो स्थिति क्लियर कर ही दी है। सर, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जो दिक्कतें जिनकी हम बात कर रहे हैं कि छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो बहुत अच्छी तरीके से आप सब समझा रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से रिजल्ट आता है उसके बाद वो चाहे 12वीं पास करके छात्र DU में एडमिशन ले या कहीं एडमिशन ले या देश के बाहर एडमिशन लेने की कोशिश करे, किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है क्या? इस पर आप कुछ हमें थोड़ा बताएंगे। देखिए, अब ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हम कोई दिक्कत इस छात्रों को नहीं आने देंगे, और जो मेधावी छात्र हैं उनको हम एडमिशन देंगे, ये मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ। जी। अब बाकी जगह पर क्या होगा, ये मैं इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, क्या एडमिशन्स को लेके क्या क्या सवाल हैं? जो तमाम सवाल हैं वो बच्चे तो पूछ ही रहे हैं आप दोनों से, लेकिन आप लोग एज अ एक्सपर्ट क्या सवाल जो आप लोग भी सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से एडहियर किया जाएगा, इन सवालों के जवाब कैसे तलाशे जाएंगे ताकि किसी को कोई तरीके से दिक्कत ना हो, वो कुछ सवाल अगर आप हमारे साथ शेयर करें। जी ज़रूर। उससे पहले मैं जो अभी छात्रा ने पूछा हमसे कि नीट का एग्ज़ामिनेशन, लास्ट ईयर भी नीट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ था। तो मैं जो है बताना चाहूँगी कि बहुत सक्सेसफुली लाखों बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, और इस बारी भी अगस्त की डेट है। अगर अगस्त तक केसेस कम हो जाएंगे तो नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए, अगर नहीं होता तो पोस्टपोन होगा। तो उसमें क्या रहता है कि बच्चों को सिर्फ एक ही दिन का एग्ज़ाम देना होता है। जैसे बोर्ड की परीक्षा तो उनको कम से कम 5 बारी या 6 बारी देनी होती है, और ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के बाद दोबारा से पेपर देना होता है। बट नीट क्योंकि एक ही दफ़ा एग्ज़ाम होता है, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चों को बिठा के इम्तिहान होता है, और बहुत स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल्स होते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स में करवाया था, और कोई ऐसा हादसा देखने को नहीं मिला था। इसी तरीके से जेई की जो परीक्षा है वो भी बच्चा सिर्फ एक ही दिन देने आता है, और 5 दिन तक लगातार चलती है। अपने स्लॉट्स जो उनको मिलते हैं उसके हिसाब से बच्चे देते हैं। तो थोड़ा सा हम बोर्ड एग्ज़ाम को और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी समझ से जो है, अगर केसेस नीचे आते हैं तो इन परीक्षाओं का देना कोई मुश्किल नहीं होगा बच्चों के लिए। और जो उनकी ये परीक्षा बोर्ड की कैंसिल भी हुई है, तो उनको अपनी क्षमता दिखाने का, अपना कैलिबर दिखाने का जो मौका अभी नहीं मिला है, वो बच्चे जो हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को देके वो अपना कैलिबर दिखा सकते हैं, अपनी क्षमताएं दिखा सकते हैं, और एडमिशन्स अपने ले सकते हैं। सो जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों का है, ठीक है डॉक्टर गुप्ता, कि क्या ये बहुत अहम बातें हैं जिनके जवाब हम आप सबसे ले रहे हैं।
और चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। पीसी जोशी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम जो छात्रों के मन में सवाल है उनके जवाब देने के लिए। बाकी सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। और हमारे साथ इसमें सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी साहब भी जुड़ेंगे, जो तमाम अहम सवाल हैं उनके जवाब देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, 12वीं की परीक्षाएं तो रद्द हो चुकी हैं, लेकिन जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, उन सबके मन में सवाल है कि आगे क्या होगा। परीक्षाएं तो रद्द हो गई, मगर जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, वो कैसे आएंगे, किस आधार पर रिजल्ट तय होगा, मूल्यांकन उसका किस आधार पर होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब छात्रों और अभिभावकों के सामने हैं। कल पीएम मोदी ने 12वीं के बच्चों और उनके अभिभावकों से बात भी की, समय के सदुपयोग का मंत्र दिया, परीक्षा रद्द होने पर प्रतिक्रिया जानी उनकी, और इस दौरान अभिभावकों ने बच्चों की आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बात की। लेकिन बड़ा सवाल आखिर यही है कि 12वीं बोर्ड के जो नतीजे हैं उनका क्या होगा और किस तरीके से, किस फॉर्मूले पर ये नतीजे आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल जो छात्र बैठक में मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए, उन्होंने एक तरीके से सरप्राइज दिया और छात्रों से बहुत सारी बातचीत भी की। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनके मन में है। जन्नत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं जम्मू से। सीधा जन्नत का रुख कर लेते हैं एक बार। जन्नत, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं बड़ा सीधा सवाल है, जयपुर से हमारे साथ मौजूद है जन्नत, माफ कीजिएगा। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप लोगों के मन में क्या है, रिजल्ट्स किस तरीके से आए, जिस तरीके से अभी तक बात हो रही है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो, चाहे दूसरे क्राइटेरियाज बनाए जाए, उनके आधार पर आए, या कैसे रिजल्ट आना चाहिए? नमस्कार जी। मेरा नाम जन्नत है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो एग्ज़ाम्स अभी कैंसिल हो गए हैं, तो उनका किस बेसिस पे हमें असेस किया जाएगा, हमारे इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या क्राइटेरिया लिए जाएंगे, हमारे प्री बोर्ड काउंट होंगे, हमारे 11th का रिज़ल्ट काउंट होगा, 10th को बेस बनाया जाएगा या फिर क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो कॉलेज के एडमिशन्स होंगे वो किस क्राइटेरिया पर होंगे? क्या हमारे एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे या फिर हमें मेरिट के बेसिस पे हमारा मूल्यांकन किया जाएगा? आप क्या चाहती हैं, किस क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया आपके दिमाग में क्या है इसको लेकर? देखिए, मैं जितना समझती हूँ, मुझे लगता है कि हमें 10th, 11th और 12th का जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है उसके बेसिस पे ही क्राइटेरिया मानना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी बरती है। जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए हैं 12th में, उन्होंने पूरी अपनी ईमानदारी से सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं ऑनेस्टी के साथ, और उनके साथ अगर उसका काउंट नहीं करेंगे 12th के इंटरनल असेसमेंट को, तो उनके साथ इनजस्टिस होगा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। हितेश्वर शर्मा पंचकुला से मौजूद हैं। हितेश्वर, आपका क्या असेसमेंट है, किस तरीके से होना चाहिए रिजल्ट, बेस क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को आधार बनाकर रिजल्ट आना चाहिए आगे? सर, मैं भी जन्नत की बातों से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। मेरा मानना यही है कि अगर हम 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंक लेते हैं तो वो एक बेहतर चीज़ रहेगी, क्योंकि देखिए, एक तो 10वीं के अंक लेने का फायदा क्या है कि कहीं पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता रिजल्ट में। अगर हम, क्योंकि हम चेक्स इतने नहीं रख पाएंगे कि कहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा दिखाया जा रहा है, कहाँ पे किसी के अंक कम किए जा रहे हैं। जो 10वीं का है वो बोर्ड का दिया हुआ एक नतीजा है जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। तो अगर हम उसको कुछ मान्यता देंगे, कुछ हम परसेंटेज शेयर जो हम +1 को देंगे, कुछ +2 को देंगे, तो एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते आ रहे हैं बच्चे, जो पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने कभी इधर उधर नहीं देखा, जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस हैं, हमें शुरू से ही कहा जाता है, मेरे स्कूल भवन विद्यालय पंचकुला में शुरू में बता देते हैं कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। मेरे प्रिंसिपल मैम ने कहा था एक्सपेक्टेशंस हैव शूटेड अप। तो मैं +1 से ही मेहनत कर रहा था कि +2 में भी शायद टॉप कर पाता। तो टॉप करना कोई एक या दिन 2 दिन का खेल नहीं है। तो अगर मेरिट बनता है तो मेरिट इस बेस पे बनता है कि आप कितनी मेहनत करते आ रहे हैं, और मेहनत जो है वो हैबिट बन जाती है। तो अगर हम 10वीं से अगर अंक लेना स्टार्ट करते हैं तो 10वीं के अंक लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसमें कोई हम इधर उधर उस रिजल्ट को छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कल को हमें चेक भी करना है कि मेरिट कितना या जो कितना एक्यूरेट है रिजल्ट, तो हम 10वीं के जो बोर्ड का ही नतीजा है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, वो सभी के पास रिकॉर्ड्स हैं कि 10th में सीबीएसई में किसके कितने अंक थे। उसके बाद हम +1 और +2 में भी ये नहीं कर सकते कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उसको भी हमें एक शेयर देना है, क्योंकि +1 और +2 में जो भी इंटरनल में मेहनत की है बच्चों ने,
या प्री बोर्ड में किया है, जो फाइनल्स में किया है। और इसमें मैं यही मानता हूं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि स्ट्रेस ना रहे। इसमें मैं जोशी सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं उनके स्टेटमेंट्स पढ़ता आ रहा हूं पिछले 1-2 दिन से, वो खुद बता रहे हैं, वो आगे आके अपने आप से बता रहे हैं कि जो मेरिट है वो हम शायद सीबीएसई का क्राइटेरिया का मेरिट फॉलो करेंगे और मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन देंगे। प्राइम मिनिस्टर सर ने हमसे बात की, हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस मैटर में डायरेक्टली सर आके इतनी अच्छी तरह से हमें आश्वासन देंगे। सर ने हमें बहुत अच्छी तरह कहा है कि आप देखिए मेरिट जो है उसी पे आपकी एडमिशन होंगी और जो मेहनत है आपकी वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। और सर परीक्षा की चर्चा में भी कहते आए हैं कि जीवन की परीक्षा बड़ी है, उसकी तैयारी कीजिए। तो अंक तो वैसे भी मायने नहीं रखते और हम वैसे भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी की ओर बढ़ रहे हैं जहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाने वाला है। तो कुछ 1 साल के अंक, जैसे एक बोर्ड की परीक्षा के अंक पे एडमिशन नहीं दी जा रही, अगर हम पिछले 3 सालों के अंक ले रहे हैं या 2 वर्षों के अंक ले रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लगा मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि मेरिट उसमें दिखेगा असली। जब हम एडमिशन देते हैं सिर्फ बोर्ड के बेसिस पे, सिर्फ 12वीं के बेसिस पे, कई बार क्या होता है बीच में जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं लगातार, कोशिश हमारी भी यही है हितेश्वर, और आपने ये बात भी कही कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसीलिए एबीपी न्यूज़ पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के बीच और जो लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं या जो लोग एडमिशन्स के लिए जिम्मेदार होंगे, अब जैसे पीसी जोशी साहब थे, एक पुल जरूर बना रहे, एक ब्रिज जरूर बना रहे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई परेशान ना हो, जो उसके मन में सवाल है उसके जवाब मिलते रहे। विधि, मैं आपका रुख करूंगा, मैं ये समझना चाहूंगा कि आपके मन में आप लोगों के या आपके जैसे तमाम स्टूडेंट्स के मन में इस तरह का भी डर है कि अगर एग्जाम्स होते तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे नंबर लाती, अब हो सकता है क्योंकि ये पूरा तरीका ही चेंज हो जाएगा तो जो लोग शायद जिन्होंने बहुत मेहनत नहीं की उनके नंबर भी हमारे बराबर आ जाएंगे, कुछ ऐसा भी डर है आप लोगों के मन में? जी नमस्कार। मेरे को यही लगता है कि डर तो इस चीज़ का मेरे मन में नहीं है कि मतलब स्टार्ट करो, मैं वीडियो ऑन कर लेता है। सॉरी, आई थिंक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज विधि? हाँ पहुंच रही ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। एमए सैम्बल हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से। एमी, आपके मन में क्या क्या डर है, क्या क्या सवाल हैं जो रिजल्ट्स की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी वो सीबीएसई क्लियर करेगी, अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम अर्नी साबले है और मेरा ये मत है कि 10th के ना कंसिडर किए जाए, क्योंकि 10th के जो सब्जेक्ट थे वो काफी बेसिक थे और जब सबके सब्जेक्ट चेंज हुए 11th-12th में उनमें काफी डिफरेंस है। ठीक है। और जो 12th में जो प्रैक्टिकल्स हो चुके थे लगभग, क्योंकि फरवरी से मार्च का टाइम था, तो अगर वो कंसिडर करते तो वो भी न्यूट्रल है और उसमें भी पक्षपात नहीं किया गया है। ठीक है, आप रहिए एमी हमारे साथ। ज्योति जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, आपने तमाम छात्रों को सुना, सबने अपने अपनी तरफ से किस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए उस पर बात की और क्या उनके दिमाग में चल रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप लोगों की भी बातचीत हो रही होगी बोर्ड के अधिकारियों से, बोर्ड से, तो क्या लग रहा है नतीजे किस तरीके पर आएंगे और ये जो छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों के मन में, ये हल हो पाएंगे? बिल्कुल हल हो पाएंगे। आप अगर 10th की पॉलिसी देखेंगे जो बोर्ड ने बनाई है, वो एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो इस वक्त आ सकती है, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बन सकता है, उसी के हिसाब से आई है। न सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस देखी गई है पर स्कूल की परफॉर्मेंस भी देखी गई है, ताकि जो स्कूल्स हैं वो एक फेयर असेसमेंट करके और वो फेयर रिजल्ट्स बच्चों को दे सके। जो बच्चे डिज़र्व करते हैं वो तो देखिए अभी भी डिज़र्व करते हैं, पहले भी डिज़र्व करते थे, बोर्ड एग्ज़ाम हो या ना हो, इंटरनल असेसमेंट हो या एक्सटर्नल असेसमेंट हो, वो बच्चे उसमें अच्छा करेंगे ही करेंगे। अब क्या 10th के मार्क्स को लिया जाना चाहिए या सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस इंटरनल असेसमेंट पे करना चाहिए, और सीलिंग जिस तरह से 10th में लगाई गई थी कि आप स्लैब वाइज बच्चों को डाल सकते हैं, जो उनके परसेंटेजेस हैं, जो आपका रेफरेंस ईयर है उसको देखा जाना चाहिए, या 11th के मार्क्स भी साथ में जोड़ने चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि 11th में बच्चों ने जो अपना एनुअल एग्जामिनेशन दिया था जो कि पूरे सिलेबस पे बेस्ड होता है, वो भी काफ़ी अधिकतर स्कूलों में वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो एक होलिस्टिक पॉलिसी, एक क्राइटेरिया बेस्ड ऑब्जेक्टिव पॉलिसी सीबीएसई ज़रूर देगा, जिसके बेसिस पे मूल्यांकन पूरे देश के बच्चों का होगा। तो बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, घबराना नहीं चाहिए, बहुत हाईएस्ट लेवल पे ये मॉनिटर हो रहा है। एक चीज़ डॉक्टर ज्योति मैं समझना चाहूँगा, काफ़ी सारे इसके अंदर डिबेट्स हो सकती हैं। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, दो जो बातें हैं वो बार बार आ रही हैं कि रिजल्ट किस तरीके से तय होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और दूसरा रेफरेंस ईयर पॉलिसी।
तो आम भाषा में अगर हमारे दर्शकों को, अभिभावकों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि ये दोनों चीजें क्या है, तो आप उस पर क्या बताएंगे उन्हें? सबसे पहले तो जो रेफरेंस ईयर है वो बोर्ड ने 10th के लिए ये कहा था कि पिछले 3 सालों की आपके स्कूल की परफॉर्मेंस क्या है। ऑन एन एवरेज अगर हम स्कूल की परफॉर्मेंस देखें तो ओवर द ईयर्स सिमिलर परफॉर्मेंस होती है, 1 या 2% ऊपर या नीचे होते हैं। तो बोर्ड ने उसमें से बेस्ट जो स्कूल का रिजल्ट है पिछले 3 सालों का, उसको उठाने के लिए कहा है। उसमें डिबेट हो सकती है कि हम लोग इस बार ही हमारा बैच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते, पर कहीं पे भी 5-6% का जंप नहीं होता। जो जंप होता है वो 1-2-3% तक का होता है, जो कि एक जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अंदर उसको कंसिडर कर लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ये होता है कि हर स्कूल में यूनिट टेस्ट्स भी होते हैं, मिड टर्म्स भी होते हैं, हाफ ईयरलीज भी होते हैं और प्री बोर्ड्स भी होते हैं। तो क्या बच्चों ने ये सब टेस्ट्स दिए हैं, उसमें से क्या परफॉर्मेंस रही है इन बच्चों की। और 10th में तो बल्कि बोर्ड ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है जो कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए दिया है कि बच्चों की जो भी एवरेज परफॉर्मेंस है या बेस्ट ऑफ ऑल दी एग्जाम्स की परफॉर्मेंस है, आप उसको ले सकते हैं और आपको रैशनल में उसको देना है। ठीक है, उसके आधार पर ही तय होगा। मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर ज्योति, बहुत अहम जानकारी आप दे रही हैं और सबके मन में ये सवाल है और ये बहुत अहम हो जाता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ देर में ही जुड़ेंगे सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी साहब। उनसे भी तमाम बातें जानेंगे, जो सवाल आपके मन में है उसके जवाब उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर। एक बार फिर से देखिए, लगातार छात्रों के मन में जो सवाल है उनके जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा तो रद्द हो गई लेकिन रिजल्ट की टेंशन अभी भी छात्रों और अभिभावकों के मन में है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी जुड़े थे, वो जवाब दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी साहब जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत स्वागत है अनुराग त्रिपाठी सर आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू सर। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि अब सबके मन में यही सवाल है कि रिजल्ट कैसे आएगा, क्राइटेरिया क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और पूरी टीम को धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, जिन्होंने बहुत सही समय पर बच्चों के तनाव को खत्म करते हुए निर्णय लिया। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऐसी है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को चाहते थे। हालांकि हर बच्चा परीक्षा देना चाहता था और सारे बच्चों ने साल भर तैयारी की है, ऑनलाइन पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की है, कोई बच्चा इससे भाग नहीं रहा था। लेकिन ये एक ऐसा कोविड का समय था जिसमें तो हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी, सेफ्टी सिक्योरिटी को, दूसरा डिले हो रहा था। जो परीक्षा फरवरी मार्च में होनी थी जून तक नहीं हो पा रही थी। तो एक अच्छा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के मोटिवेशन से, उनके निर्देश से, उनके सहयोग से हुआ और सीबीएसई ने इसके लिए पूरे देश में बहुत बड़ा डिस्कशन किया। एक बड़ा निर्णय था ये। अब हमारे पास एक नया चैलेंज है कि हम 12वीं का परीक्षा का क्राइटेरिया क्या रखेंगे और कितनी जल्दी से जल्दी रिजल्ट देंगे। बच्चों के लिए भी ये एक चर्चा का विषय है। तो अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि 12वीं का जो क्राइटेरिया है, 12th का जो क्राइटेरिया अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। थोड़ा दिन बच्चों को वेट करना पड़ेगा। लगभग 2 हफ्ते के अंदर, 2 वीक्स के अंदर हम पैक कर लेंगे। जो भी क्राइटेरिया होगा हम पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट करेंगे, वेबसाइट पर डालेंगे। बच्चे तब तक किसी र्यूमर पर नहीं जाएं, किसी एंजाइटी में नहीं जाएं, कोई डिस्कशन नहीं करें, वो एंजॉय करें बाकी अपनी एक्टिविटी में। और ये मान के चलें कि जो भी निर्णय सीबीएसई लेगा वो बेटर लेगा, उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। 12वीं का निर्णय ऑलरेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 10th के लिए ऑलरेडी हमने रूल सर्कुलेट कर दिए हैं और स्कूल बिल की कमेटी बनी है। एवरी स्कूल में 8 मेंबर की कमेटी है जिसको प्रिंसिपल चेयर करेंगे, दूसरे स्कूल मेंबर होंगे। प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे 10th के रिजल्ट निकाला जाएगा और वो कमेटी बड़े जुडिशियस तरीके से, बड़े न्यूट्रल तरीके से, बिना किसी का अहित या हित सोचे हुए न्यूट्रल तरीके से प्रपोज करेगी। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा निर्णय है। तो 12वीं का भी कुछ न कुछ हम उपाय निकालेंगे। 2 वीक का इंतजार करें, क्राइटेरिया आपके सामने होगा। सर, मैं एक बड़ा अहम सवाल समझना चाह रहा हूं आपसे। 2 वीक का ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर जो भी क्राइटेरिया होगा वो तय हो जाएगा, उसकी जानकारी भी सबको मिल जाएगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सर, तो उसको देखते हुए क्या आप लोगों की कुछ बातचीत उनसे भी चल रही है इस क्राइटेरिया को बनाने में, ताकि यूनिवर्सिटीज को भी दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने में और स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो? देखिए, शिक्षा विभाग जो हायर एजुकेशन है, हम लोग उसके लगातार टच में, यूजीसी के टच में, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के टच में हैं। और आपको ये बताएं कि ये कोविड का संकट पूरे देश में है। जैसे हमारे 10th 12th के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, वैसे ही हायर एजुकेशन के बच्चे भी उससे प्रभावित हो रहे हैं।
उनको भी पता है कि किसी भी बोर्ड स्थिति नहीं है कोई एग्जाम ले सके। मैक्सिमम बोर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। सीबीएसई ने कर दिया, आईसीएसई कर दिया, बहुत सारे स्टेट ने कर दिया। तो हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मालूम है कि इस प्रक्रिया थोड़ा डिले होगा, वो हमारे साथ है। दूसरा, फॉरेन कंट्रीज के एडमिशन की जो प्रोसेस होती है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, वहां भी ये प्रोसेस मिड अगस्त में स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास पर्याप्त 2 महीने का समय है। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फॉरेन इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रारंभ होने के पहले हमारा रिजल्ट बच्चों के हाथ में होगा। ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं सर। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, बहुत से अभिभावकों का ये सवाल है कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद उसको लगता है कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, लेकिन अब एग्ज़ाम दूंगा तो उसके बाद क्या मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाऊंगा, वहाँ पर कुछ देरी हो सकती है, या यूनिवर्सिटी जो है, कोई भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सीट्स रिजर्व करके रख सकती है ऐसे बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं बाद में? देखिए, 2 चीज। पहले तो हम जो रिजल्ट निकालेंगे बड़ा उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा, और हम मान चल रहे हैं कि 99.9% मीन्स मैक्सिमम बच्चे उससे सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि हम तक कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे बच्चों का नुकसान हो। हमें भी मालूम है कि कई बार प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, यूनिट टेस्ट में कई बार बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन रहती है। समटाइम स्कूल अपने इंटरनल एग्जामिनेशन को टफ करके लेते हैं जिससे बच्चे बेटर तैयार हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सब चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। जो रिजल्ट निकलेगा जस्ट एंड प्रॉपर होगा। जहां तक आप ये बात करें कि अगर कुछ बच्चे उससे डिससेटिस्फाई होते हैं, कुछ बच्चे असंतुष्ट होते हैं, तो निस्संदेह आफ्टर कोविड जब सिचुएशन नॉर्मल होगी वो एग्जाम होगा। उसमें डिले जरूर होगा, क्योंकि कोविड जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक हम वो कर नहीं सकते। हम इस विषय में आपको इसका उत्तर इस चैनल पर अभी नहीं दे सकते कि वेदर अगर हमारा वो पेपर डिले होता है और बच्चे री एग्जाम देते हैं और उनके कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज उसको सुरक्षित रखेंगे और देंगे, उसका निर्णय अभी यहाँ देना संभव नहीं होगा। डिपेंड करेगा उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो भी डिले नहीं कर सकते। लेकिन मान के चलें कि प्रक्रिया जो री वैल्यूएशन, री एग्जाम या बाकी चीजों की होगी, उसकी स्थिति बहुत कम से कम बच्चों को पड़ेगी। जी सर, जिस तरीके से नतीजे आएंगे और अब जो वक्त लगेगा, मैं सीधा सीधा जानना चाहूँगा, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए एक तो क्या दिक्कतें आएंगी, और क्या आप लोगों की बातचीत हो रही है ऐसी यूनिवर्सिटीज से, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस से, कि उनको वहाँ पर भी कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल बात हो रही है, और शिक्षा विभाग, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, दोनों एक ही बच्चे के अंडर में है। दोनों को लीड हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। बच्चों को जो हमारे स्कूल से 12th पास करेंगे, हायर एजुकेशन में एडमिशन में कोई डिले या हमारे रिजल्ट के डिले का कोई इशू बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो मेरिट बेस्ड लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो टेस्ट लेती हैं। जो टेस्ट लेती हैं वो अपना तरीका डिसाइड करेंगे ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम क्या कैसे करेंगे। जो मेरिट बेस्ड लेती है उनके सामने भी चैलेंज होगा कि अलग अलग एजुकेशनल बोर्ड जहाँ एग्जाम्स नहीं हुए उनको कैसे वो उनकी चीजों को मैच करते हुए एक बेटर तरीके से देखें जिससे किसी बच्चे का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, नुकसान किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए, इसीलिए कोशिश हमारी ये जारी है कि बच्चों के मन में जो शंकाएं हैं वो दूर करें, और आपसे बेहतर उनको कोई दूर नहीं कर सकता। हमारे साथ विधि मौजूद हैं, जयपुर से एक स्टूडेंट हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रही है। विधि, आप कुछ पूछना चाहें अनुराग त्रिपाठी जी से? माफ कीजिएगा, जन्नत हमारे साथ मौजूद है जयपुर से। जन्नत जी नमस्कार, मेरा नाम जन्नत है। मैं यही पूछना चाहूँगी कि हमें जिस हिसाब से हमारी मार्कशीट बनेगी तो उसे कहीं कोविड स्पेशल केस समझ के तो कहीं ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे जॉब्स हैं, तो शायद लोगों के मन में ये शंका हो कि हाँ इनका तो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर है या 10th या 12th के बेसिस पर है, तो कहीं हमें उस निगाह से, उस तरीके से तो नहीं असेस किया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जन्नत, मैं आपको ये अश्योर करना चाह रहा हूँ और बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं नहीं देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है बिना परीक्षा के हो गया तो आपको प्रमोटेड माना जाएगा, आपको थोड़ा सा कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये डिसीजन हायर लेवल पे हो रहा है, मिनिस्ट्रीज के थ्रू हो रहा है, बोर्ड जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके थ्रू हो रहा है, इसलिए हमारे निर्णय को 100% वो फॉलो करेंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो 3 घंटे का पेन पेपर एग्जाम होता था, ये रिजल्ट उससे बेटर होगा। रीजन क्या है कि अब बच्चे का 3 घंटे में समटाइम परफॉर्मेंस खराब भी हो जाती थी, बीमार होते थे, मेंटल ट्रॉमा होता था। फिर जो बच्चे की परफॉर्मेंस है पूरे वर्ष भर की होगी। 10th का क्राइटेरिया आपके सामने है, 12th का हम डिस्कस करेंगे जब क्राइटेरिया सामने आएगा, लेकिन 10th का अगर आप देखें
तो बच्चा सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बेस पे जज नहीं हो रहा है। प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस, स्कूल के रिजल्ट, बहुत सारी चीजें हैं, सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट, बहुत सारी तो बहुत सारा लाखों करोड़ों डाटा हमारे पास है। तो मुझे लगता है ये रिजल्ट बेटर होगा। कोई बच्चा इस आशंका में नहीं रहे कि वो 3 घंटे में परीक्षा देता तो बेटर होता। तो पहले तो ये मान के चलें कि कोई प्रमोटेड नहीं मानेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ना इस देश ना विदेश कहीं ये दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, मान के चलें कि रिजल्ट ज्यादा बेटर होगा क्योंकि बस वर्ष भर की परफॉर्मेंस होगी। एक परफॉर्मेंस थोड़ी खराब होगी तो कोई ना कोई थोड़ी अच्छी भी तो होगी। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेटर परफॉर्मेंस है, उनके आसपास बच्चों को लेके जाएं। एक यूनिट टेस्ट में नंबर कम हुआ लेकिन मिड टर्म में ज्यादा हुआ तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि आपके चैनल को लाखों करोड़ों बच्चे देखेंगे और सुनेंगे, और मेरे सामने स्क्रीन पर भी कुछ बच्चे शेयर कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी बच्चों से चर्चा की, फेस टू फेस माननीय प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को टच किया था, चाहे वो आजादी का मुद्दा हो, चाहे वो कोविड का मुद्दा हो, चाहे बच्चों के निर्णय लेने का मुद्दा हो, कि उनके रिसर्च इनोवेशन का मुद्दा हो, उनके सोशल कंसर्न का, एनवायरनमेंट का मुद्दा हो। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो परीक्षाएं हैं उनका उद्देश्य सिर्फ नंबर देना नहीं होता है। उस परीक्षाओं को देने के पहले जो वर्ष भर वो पढ़ाई करते हैं अपने 5 विषयों की, 6 विषयों की, उनमें बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मोटिव्स होते हैं। बच्चे सोशल इमोशनल स्किल को डेवलप करते हैं, कॉम्पिटेंसी स्किल को डेवलप करते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल ले आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बच्चे लीडरशिप डेवलप करते हैं, अपनी टीम में आते हैं, सोशल स्किल लेकर के आते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं। इमेजिन करिए कि जो एक परीक्षा होती है वो ज्यादातर रूट लर्निंग पर ले जाती है, बच्चे मगिंग करते हैं, उनको 100 के रेस में रहना है, इसलिए वो बेचारे जो है मेहनत करके नंबर ले लेते हैं। लेकिन अगर उनको अवसर मिले कि नंबर तो बाई प्रोडक्ट है, वर्ष भर आपको कॉम्पिटेंसी, स्किलिंग, वोकेशनल स्किलिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल डेवलप करनी, तो ज्यादा बेहतर व्यक्तित्व का विकास होगा और जीवन में यही चीजें काम आती हैं। त्रिपाठी सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप हमारे साथ जरूर बने रहे ताकि बच्चे जो हैं वो इस पर अपनी बातों को समझ पाए, सुन पाए और जो उनके मन में शंकाएं हैं उसको भी वो दूर कर पाए। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखिए तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभिराम, आपके मन में कोई सवाल है इस पर? तो हमें निर्णय बहुत पसंद आया, पर आगे अगर हमें ये बोर्ड एग्जाम की अभी जो क्राइटेरिया हमें आगे जो मिलेगा, क्या उससे हमें, अगर हम उससे नाखुश है तो अगर हमने एक बोर्ड पर परीक्षा दी थी पर उसमें जो अंक हमने पाया उससे भी हम असंतुष्ट रहेंगे, तो क्या हमें कुछ और भी विकल्प मिलेंगे? देखिए, इसका उत्तर अभिराम मैंने पहले ही दिया है इसका उत्तर कि अगर आप हमारे सीबीएसई बोर्ड के परिणाम से डिससेटिस्फाई होते हैं, असंतुष्ट होते, हो सकता है किसी बच्चे को लगता हो कि मेहनत करके 100 में 100 ले सकता था, उसको 98, 99 मिल गया, तो ये अवसर आपके पास रहेगा। हमने ऑलरेडी उत्तर दिया और सर्कुलर भी निकाला है कि बच्चों को 100% अवसर मिलेगा। ऐसे बच्चे जो हमारे परिणाम से असंतुष्ट होते हैं, डिससेटिस्फाई होते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, हम उनको ऑप्शंस ओपन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन लेंगे, टाइम देंगे, डिटेल डेट शीट निकालेंगे, बट ये तब होगा जब कोविड नॉर्मल होगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन वो अवसर आपके पास जरूर रहेगा इम्प्रूव करने का, इफ यू वांट। जी सर, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा फिर से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बच्चों के मन में है। अगर वो एग्जाम दोबारा देते हैं, एग्जाम देने की बात करते हैं, तो वही एडमिशन को लेकर अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लेट होती है वो पूरी प्रक्रिया या आगे बढ़ती है, जिस तरह आपने पहले भी कहा था कि कोविड की वजह से, तो ऐसे में क्या किसी एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा हो सकती है? सर देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, मैं आपको पिछले वर्ष का उदाहरण देता हूँ और उसके पिछले वर्ष का। ये प्रोसेस एवरी ईयर होती है जब बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, राइट। एक मेन एग्जाम होता था जो हम फरवरी मार्च में लेते थे, उसका रिजल्ट हम मई जून में देते थे, एडमिशन प्रोसेस जुलाई में स्टार्ट होती थी, और हमारा जो कंपार्टमेंट होता था या री एग्जाम की प्रोसेस होती थी वो कंपार्टमेंट आफ्टर जुलाई होता था, उसका रिजल्ट अगस्त सितंबर में आता था। तब तक मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सब जगहों पे वो सारी चीजें एडमिशन स्टार्ट हो जाता था।
ये एक ऐसी प्रक्रिया जो एवरी ईयर है, और आपको ये मानना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए कि सारी की सारी प्रोसेस रोक करके नहीं रखी जा सकती। 99% लोग सेटिस्फाई होकर आगे बढ़ेंगे। इट में भी 0.5%, 0.2% बच्चे री एग्जाम देना चाहें। अब 0.2 के लिए पूरा सिस्टम रोकना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूंकि कोविड एक एक्सेप्शनल स्थिति है, तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन करने का प्रयास करेगा, और वहां भी हम बात कर रहे हैं, साथ में वहां भी पहुंचाएंगे। जी, डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, छात्रों के सबसे ज़्यादा सवाल अभिभावक बहुत अप्रोच करते होंगे आप तक कि मैडम ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी जी हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें ताकि जो छात्रों के मन में और अभिभावकों के मन में सवाल है, शंका है, वो दूर हो पाए। तो जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में है अभी और अभिभावकों के दिमाग में है, उसका जवाब तो सर ने अभी दे ही दिया कि जो क्राइटेरिया आएगा वो कब तक आएगा और क्या क्राइटेरिया आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पूरे 2 साल तक अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मेरा जो कहना है वो नीट का और जेई के एग्ज़ामिनेशंस के लिए है, और वो बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते और वो लोग टेस्ट प्रेप में ही लगे रहते हैं। उनको लगता है कि आखिरी में, हालांकि सिलेबस दोनों का ही एनसीईआरटी का होता है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस का भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस का भी, पर मेजरली वो तैयारी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की करते हैं। और अगर हम जेई के एग्ज़ामिनेशंस देखें तो वो साल में 4 बार ही लिए जाते हैं, बीच बीच में भी वो एग्ज़ामिनेशंस आते हैं, कई दफ़ा वो स्कूल के एग्ज़ामिनेशंस के साथ क्लैश करते हैं। तो जो बच्चों ने बहुत सीरियसली ये वाले एग्ज़ामिनेशंस नहीं दिए, उनका क्या क्राइटेरिया बेस होगा, क्या वो बच्चे लूज़ आउट करेंगे, किस तरह से उनका आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल एक पर्टिकुलर सेक्शन जो बच्चों का है, जो कि ये कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करता है, उनके लिए है। बाकी बच्चों का तो जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, कॉमर्स लिया है, या जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको प्रेडिक्टेड स्कोर्स दिए हुए हैं स्कूल्स ने, उनके लिए बहुत ज़्यादा सवाल ये नहीं होगा। दूसरी बात सर ने बताई दी कि स्कूल्स जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, तो उसका वो ध्यान रख लेंगे। तीसरी चीज़ जो बच्चों ने आपके चैनल के माध्यम से भी पूछी थी शुरू में, क्या 10th के मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th में 40-50% मार्क्स लेके आते हैं, बट जब उनके चॉइस के सब्जेक्ट्स उनको मिल जाते हैं, साइंस और मैथ्स उनके करिकुलम से, उनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट से निकल जाती है, तो बच्चे बहुत अच्छा करने लगते हैं लिबरल आर्ट्स में या वोकेशनल या स्किल सब्जेक्ट्स में। तो अगर 10th का क्राइटेरिया साथ में लिया जाएगा तो ऐसा ना हो कि उनकी परसेंटेज कम हो जाए। तो ये कुछ एक सवाल जो हैं ये अहम सवाल आपने उठाए हैं, इनके जवाब लेंगे त्रिपाठी जी से। अभी इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद नहीं किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से, उनका भी रुख करेंगे और उनसे जवाब लेंगे। विधि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जो सवाल आपके मन में थे, और अनुराग त्रिपाठी जी ने जो जवाब दिए, माफ कीजिएगा जन्नत, जो जवाब दिए अनुराग त्रिपाठी जी ने, उनसे संतुष्ट हैं आप? आपके मन में जो शंकाएं थी वो दूर हुई? जी सर, बिल्कुल। गौरव सर ने बहुत अच्छे से बताया कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और मैं उनके जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जी, और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहें, डॉक्टर ज्योति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं स्कूल्स को लेकर, और स्कूल के क्या रोल होने वाला है उसको लेकर। मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि अगर वो लेते हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन से जो टर्म्स हैं उसे काउंट करेंगे, प्री बोर्ड काउंट करेंगे, जो हमारा हाफ ईयरली होता है उसे काउंट करेंगे, या फिर हमारे जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसे आधार मानेंगे? ज्योति जी। बेटा, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आप सब ने अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी दिए हैं,
हो सकता है 100% प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ना दिए हों, 2 या 3 सब्जेक्ट्स के दिए हों, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट के आपके मार्क्स हैं, जैसे इंग्लिश में आपका असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स होता है, तो एक कंपोनेंट तो आपका प्रैक्टिकल्स का और इंटरनल असेसमेंट्स का है ही, जो बच्चों जो बोर्ड के पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके साथ साथ हर स्कूल पीरियोडिक टेस्ट्स या यूनिट टेस्ट्स लेता है, हर स्कूल मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स लेता है, और प्री बोर्ड्स जो कि पूरे सिलेबस के ऊपर एक एग्ज़ामिनेशन होता है, जो कि एक प्रिपरेशन एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसके कि 1 महीने के बाद बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होने होते हैं। स्कूल्स 1 प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड, 3 प्री बोर्ड्स लेता है। तो ये सभी का एक एमलगमेशन जो होगा, जिस तरह से 10th की पॉलिसी आई है, मेरा मानना है कि इसी तरह से एक होलिस्टिक पॉलिसी 12th के लिए भी ज़रूर तैयार करेंगे। अभी जैसा सर ने कहा कि 2 हफ्ते लगेंगे उनको ये तय करने में कि किस तरह की पॉलिसी बनेगी और किस तरीके से वो पब्लिक को अनाउंस करेंगे, और बारी बारी सर हमें यही कह रहे हैं, और कल प्रधानमंत्री जी ने भी बच्चों को आश्वासन दिया है कि जो भी होगा बच्चों के हित में होगा। अब इसमें जैसे कि अभी सर ने कहा 99.9% बच्चे सेटिस्फाई होंगे, और जो कुछ एक बच्चों को ये लगेगा कि हम नहीं सेटिस्फाइड है अपने रिज़ल्ट से, जो हमारा मूल्यांकन हमारे अपने टीचर्स ने या हमारे स्कूल ने किया है बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया, वो फिर उनके पास विकल्प है, वो एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं दोबारा से। और आई एम श्योर कि आगे यूनिवर्सिटीज़, जैसे जोशी सर ने भी हमें थोड़े टाइम पहले बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ भी, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं और बच्चा अगर उतने परसेंटेज के क्राइटेरिया में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उधर भी उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो सारे ही क्राइटेरियाज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। अब देखना ये है कि कौन से सालों की असेसमेंट को कंसिडर किया जाता है, बट जो भी क्राइटेरिया होगा बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा और क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट होगा। मुझे एक बात बताइए ज्योति जी, अनुराग त्रिपाठी जी कमेटी बनाने की बात कर रहे थे जिसमें प्रिंसिपल्स भी होंगे, तमाम लोग होंगे, तो क्या ऐसी कुछ कोशिश चल रही है? आप लोगों से अभी तक कुछ कम्युनिकेट हुआ है सीबीएसई की तरफ से कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़नी है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसको लेकर? जो त्रिपाठी सर बता रहे थे वो 10th के जो रिजल्ट्स हैं उसके कमेटी की बात कर रहे थे कि जो 10th में रिजल्ट्स हर स्कूल के बनने हैं, उसमें जो प्रिंसिपल है स्कूल की वो चेयरपर्सन है उस कमेटी की, उसमें 2 टीचर्स जो हैं वो बाहर के स्कूल के भी हैं जो कि उस कमेटी में इंडक्ट किए गए हैं, और 5 टीचर्स जो अलग अलग विषयों के हैं, जैसे मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का और सोशल साइंस का टीचर है, वो उस कमेटी का पार्ट हैं। और इनके अलावा और कोई भी नहीं है जो इस कमेटी में दखलंदाजी कर सकता है। और सबसे पहले वो 10th के लिए बात कर रहे थे, और सबसे पहले इस कमेटी का जो एक रोल था वो ये था कि एक अपना ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाए, एक जो रैशनल डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें अपना जो भी रिज़ल्ट का क्राइटेरिया, मतलब जो भी उन्होंने मिड टर्म या हाफ ईयरलीज या प्री बोर्ड्स या यूनिट टेस्ट, जो भी एग्ज़ाम के मार्क्स कंसिडर करने हैं और बेस्ट ऑफ ऑल करना है कि एवरेज करना है, वो सारा उस रैशनल डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट करना है। और इसमें सहमति जो है वो एक्सटर्नल जो मेंबर्स हैं कमेटी के, जो कि उस स्कूल के नहीं हैं, उनको पहले समझाना है और उनकी सहमति ज़रूर लेनी है। सो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो क्राइटेरिया बन जाता है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बन जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिविटी का कोई रोल नहीं रहता। तो ये तो वो सर इस कमेटी की बात कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में उन्होंने कंसल्टेशंस करी हैं, तो सीबीएसई के बहुत रीजनल ऑफिसेज हैं और हर एरिया का, हर स्टेट में जो है रीजनल ऑफिस है, और कुछ एक स्टेट्स को मिला के भी रीजनल ऑफिसेज हैं। तो वहाँ के रीजनल ऑफिसेज के माध्यम से बहुत कंसल्टेशन बहुत प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो सीबीएसई ने करी है, और उसके बाद मतलब वो इस निर्णय पे पहुँचे थे कि किस तरह से 10th का करना चाहिए। और अभी 12th के लिए भी बहुत
एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस चल रही हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे एडुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री जो हैं उनकी सलाह ली जा रही है, और आई एम श्योर जो भी पॉलिसी आएगी वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखती हुई आएगी। और अभी भी 10th की पॉलिसी में भी फीडबैक लिया जा रहा है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ भी रही है तो उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखा जा रहा है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहले पॉलिसी आई और बाद में फिर FAQs भी आए। आप सारी चीज़ों की जानकारी दे रही हैं, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जो पेरेंट्स हैं खास करके वो बहुत कंफ्यूज है अपने बच्चों के फ्यूचर्स को लेके, तो एज अ स्कूल आप लोग या तमाम दूसरे स्कूल कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो कंफ्यूजन है दूर किए जाए, वो चाहे कोई प्रोग्राम चलाकर या उन तक जानकारियाँ पहुँचाने की कोई अलग तरीके से कोशिश, ताकि जो परेशान हो रहे हैं छात्र भी और अभिभावक भी वो ना हो? जी, तो जो पॉलिसी आई है CBSE से और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने जो है वो पेरेंट्स के साथ साझा भी किया है, और वो एक पब्लिक डोमेन में भी है, तो पेरेंट्स को जो कन्फ्यूजन है वो उससे काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। हम लोग एज अ स्कूल जो है वो बच्चों को पूरा अपना रैशनल नहीं बता सकते अभी, क्या एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो बताना ठीक भी ठीक है, लेकिन जानकारी काफी हद तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है डॉक्टर गुप्ता, और कंफ्यूजन है जो है उसको दूर करना बहुत अहम हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका भी जन्नत, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे सबका बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।